जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज के चलते हैं नए पार्ट में और देखते हैं क्या दिए गए थे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी क्रमशः 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। विलयन ए और बी को यदि 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का है और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह का कई एग्जाम्स में, छोटे बड़े हर तरह के। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप एलिगेशन लगाएं, कैसे कि अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया ए और बी में, या तो इसे अम्ल में बदल लो या पानी में। अम्ल या पानी में कैसे बदलेंगे, जैसे अम्ल में बदल रहे हैं तो 3/5 करो, फिर इसको 7/10 करो, इसको 4/7 करो, फिर जाके आप एलसीएम, बल्कि इसको तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये अनुपात में मिलाया गया, तो मीन वैल्यू एक्स मानो तब सॉल्व करो जाके। या फिर बेहतर है कि इसका एक बहुत अच्छा तरीका दिखाते हैं, आप उसको अप्लाई करें, ना तो गलती होगी और आंसर भी बहुत एग्जैक्ट और बहुत जल्दी आएगा। कैसे? दो बर्तन आपको दिए गए, कौन कौन से, ए और बी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, पर ध्यान से समझना, क्योंकि अगर जरा सा भी गलती की तो फिर आंसर इसमें बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। लॉजिक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चलना। ए और बी, ए और बी, ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर। ए में आपको एसिड दिया गया था 3 और वाटर दिया गया था 2। बी में आपको एसिड दिया गया था 7, वाटर दिया गया था 3। अब अगर हम लोग यहां टोटल की बात करें इनके, तो ये टोटल आपको दिख रहा है 5 और ये दिख रहा है 10। लेकिन कंडीशन को यहीं से एक पहली चीज समझ में आती कि अगर ये भी 10 हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां 5 है यहां 10 है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि कैपेसिटी को बराबर करो। जो आपके दोनों बर्तन हैं उनकी कैपेसिटी को बराबर करिए। तो किस तरह से करेंगे, ऊपर 5 दिख रहा है नीचे 10 दिख रहा है, ऊपर 2 का गुणा कर दो नीचे 1 का, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, ऊपर 10 नीचे 10। तो जब आप ऊपर इंटू 2 करेंगे तो आपको इंटू 2 यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कैसे? ए और बी को यदि 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। एसिड उठाओ ए से, ए का जो पार्ट है वो 4 है और बी का जो पार्ट है वो 3 है। इस बात का ध्यान रखना। आपने एसिड उठाया 3 दूनी 6। यहां पर जब आप नया परिणामी बना रहे हैं तो एसिड की बात करें, 3 दूनी 6, कितने हिस्से हैं 4, तो 6 × 4 प्लस बी का एसिड उठाओ 7 है और बी में कितना मिलाया है 3, 7 × 3, ये तो हो गया आपका एसिड। वाटर पे आ जाओ, 2 दूनी 4, ए में 4 का है 4 × 4 प्लस बी में आपका 3 का है 3 × 3, यही आपका एसिड और वाटर का रेशियो बन जाएगा। सॉल्व करके देख लो, 24 और 21 कितना बन जाएगा, 24 × 20 44, 44 और 1 45, 45 अनुपात 4 चौको 16, 16 9 25। कटते हुए दिख रहा है किसी से, तो 5 से कटते हुए दिख रहा है, 9:5, यही आपका आंसर बन जाएगा। दैट मीन्स सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा था कि आंसर सी वाला बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि विलयन ए और बी 4 3 मीन्स ए में जब भी आप इंटू करेंगे तो 4 और बी में इंटू करेंगे तो 3। ऐसा ना करना कि यहां पर उठा के दोनों में 4 का कर दो, यहां उठा के दोनों में 3 का कर दो। बस यही गलतियां होती हैं इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, कि जब हम लोग जल्दी जल्दी में इसको सोल्व करते हैं, ये ट्रिक तो समझ तो लेते हैं लेकिन जब सोल्व करने बैठते हैं तो यहीं पर गलती कर जाते हैं। बस याद रखना कि ये एसिड की बात कर रहे हैं, ये ए का एसिड है और ये बी का एसिड है, तो ए का एसिड 4 के रेशियो में जाना है और बी का एसिड 3 के रेशियो में आना है। सेम कंडीशन, ये पूरा वाटर है
जब ए का क्वार्टर उठाएंगे तो 4 के रेशियो में जाना है, और जब बी का क्वार्टर उठाएंगे तो वो 3 के रेशियो में जाना है, और आपकी गलती नहीं होगी। बस इतना ख्याल रखेंगे, आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जबकि इस क्वेश्चन को हमने देखा है कि जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, अब आप खुद ही देख सकते हैं इसको छोड़ने की कहीं से जरूरत थी? अगर यहां पर ये रेशियो पहले ही से 10-10 बन जाता टोटल, मींस कैपेसिटी सेम होती ऑलरेडी, तब तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। कैपेसिटी सेम नहीं थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि पहले हमने इस कैपेसिटी को सेम किया। यहां पे भी गलती होती है कि इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यहां कैपेसिटी भी बराबर करनी है, बस सीधा सीधा देखा 3 2 का था 5, यहां पे 10 है, जोड़ के रख लेंगे, लेकिन इस टोटल से उन्हें मतलब कुछ नहीं होता। ये टोटल बेसिकली आपको यही बताने के लिए होता है कि कैपेसिटी में कितना मार्जिन चल रहा है, इसी के लिए ये टोटल लिखते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहां पर कहीं टोटल का यूज किया है क्या? ये तो केवल और केवल इन दोनों की कैपेसिटी के लिए यूज किया था। कैपेसिटी कह लो, क्वांटिटी कह लो, या बर्तनों का साइज है वो, या ये कह लो कि इनकी जो मात्रा है वो बराबर करने के लिए की एक्स वाई जेड। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया था। कहा गया आपसे, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 13 और 17 शेष आता है। x के अंकों का योग क्या है? तो इसे देखकर क्या लग रहा है? आपसे x के अंकों का योग पूछा गया, x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, भाग देना है 12, 15, 16 और 20 से। तो क्वेश्चन को देखते ही एक बात समझ में आ रही है कि शेषफल बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं दिख रहे, तो सीधी सी बात है कि जरा देखना तो 12 माइनस 9 बराबर 3 और 15 माइनस 12 बराबर 3। अरे बहुत बढ़िया कंडीशन दे दी आपको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दैट मीन्स डिफरेंस सभी बराबर होंगे। 16 और 13 का डिफरेंस बिल्कुल 16 माइनस 13 बराबर, ये भी बराबर नहीं आएगा। अब 20 और 17, 20 माइनस 17, और सभी बराबर कितने के? 3 के। तो ऐसी कंडीशन में करना कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा एक बहुत सिंपल सा गणित लगाना है, 12, 15, 16, 20, इनका जो भी एलसीएम है उसमें से 3 घटा दो जाके, बस वही आंसर बन जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर यह काम ना करना कि आप एलसीएम में से 3 घटाना, यहां पर यह काम ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो। तो आप जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो फाइंड कर लें, जो इससे डिवाइड हो जाए या इन चारों से डिवाइड हो जाए, इन चारों से डिवाइड वही हो जाएगी जो इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड कर लें, उसमें से 3 माइनस करना जाके। तो देख लेते हैं एलसीएम लेने के लिए, 5 और 0, 0 मतलब एलसीएम में 0 आना तो कंपलसरी है। 12 दूनी 24, 240, 15 अट्ठे 120 और 8 दूनी 16, तो सीधी सी बात है 12 दूनी 24, 240 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर 15 से 120 कट रहा है तो 240 16 दाएं बार पे कट जाएगा और 16 से ये 15 बार पे कट जाएगा। एलसीएम 240 है। अब ध्यान देखो, 240 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट की कौन सी हो सकती है? तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि 24 चौको 96, 9600 प्लस 240, 41 बार गुणा तो कर नहीं पाओगे, पर ऐसे तो देख ही सकते हैं ना। 24 से टेबल पढ़ना शुरू करो, 24 का 100 तक में पहुंचना है, 9999 वही सबसे बड़ी है। तो सीधी सी बात है, 24 चौको 96, 9600 में एक बार और 240 हमें जाता हुआ दिख रहा था, 9840। अब ये हमने तुरंत निकाल दिया, लेकिन अगर आप यहां पर जाते कि सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें 240 से भाग दो, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें माइनस करो, तब जाके संख्या निकालो। इससे बेहतर है कि आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो गया, तो ये वाला पूरा काम करने से बढ़िया था कि आंसर जितनी जल्दी आ सकता है, अपनी कैलकुलेशन हम लोग जितनी जल्दी कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है। 9840
नंबर कौन सी हो जाएगी, -3 9837। अब यही आपका नंबर है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा x के अंकों का योग है, तो योग कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7 3 10, 17 10 27, मीन्स बी वाला आपका आंसर बन जाएगा। तो सीधी सीधी कंडीशन थी कि आपको दिखाई दे रहा था कि डायरेक्ट बी वाला आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में चाहे तो आप 240 से भाग देना 9999 में, लेकिन हमें लगा था कि ये ज्यादा इजी पड़ेगा तो हमने ऐसे कर लिया। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को क्या बन सकती है या क्या है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 साल में 9648 रुपए और 7 साल में 11484 है, मीन्स धनराशि पूछी गई आपसे प्रिंसिपल के लिए कंडीशन ये दी गई कि 4 साल में तो ये बन रही है आपकी 9648 और अगले 3 साल में ये बन रही है 11484। 3 साल क्यों लिखा, क्योंकि 7 साल में बनी है, तो 7 यहां से वहां तक 7 है, यहां से यहां तक का 7 नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक का 4 था और यहां से यहां तक का ये 7 था, तो टोटल ये कितना बचा, 3 साल। हमें मालूम है, दिखाई दे रहा है कि 3 साल का ब्याज कितना बनता हुआ दिख रहा है, घटा दो इसमें से 8 6 14 और 14 का मतलब यहां बचा 7, 7 में से 4 गया 3 और 3 का मतलब हो गया 14, 8 और 10 में से 9 गया 1, 1836। अब एक बात और फिर दिक्कत करेगी कि इन्होंने पूछा है धनराशि क्या है और पहला जो आपको अमाउंट दिया गया वो 4 साल पे दिया गया। अब 3 साल का तो ब्याज आपने निकाल लिया है, तो फिर बेहतर है कि आप 4 साल का भी निकालें और इसमें से सीधा सीधा माइनस कर दें। तो जब 3 साल का इतना ब्याज है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 1836 गुणे 4 बटे 3, 3 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मीन्स 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2448। और बस सीधा सीधा दिखाई दे गया, 48 48 तो जीरो ही हो जाने और 24 से 96 घटाने, तो 24 चौको 96 और 24 दिया 72, तो सीधी सी बात है आंसर हो जाएगा हमारा 7200 रुपए। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें नहीं लगता कहीं किसी को कोई दिक्कत है, बस कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर दी। अब 7200 के लिए आप केवल ऐसे कर लो भाई, 9648 माइनस 2448, ये 48 का जीरो, ये जीरो, 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7। चाहे तो आप ऐसे कर लो और चाहे सीधी सी बात है 24 की अगर टेबल आती है आपको तो मालूम है कि 24 चौको 96 और 24 दिया 72, तो सीधी सी बात है 96 में से आप 24 घटाएंगे तो 72 ही बनेगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। दिया गया आपको 23 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। जब 23 संख्याओं का औसत 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 गुणे 23 हो जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है 23 पंचे 115, 5 और 23 चौको 92, 92 10, 102 और 1 103, 1033। फिर कहा गया 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, तो 40.5 है 12 संख्याओं का पहली। देख लेते हैं कितना बनेगा, 12 पंचे 60, तो जीरो हो गया सीधा सीधा, तो 6 लगा दो यहां और 12 चौको 48, 486 हो गया। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, 48.5 है अंतिम 6 का, तो 6 पंचे 30, जीरो हटाई दो, 48 और 3 51, 5 6 चौको 24, 5 29, 291। अब कंडीशन आपसे यह कही गई शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो एक बात समझिए, 23 का औसत टोटल ये रहा, शुरू की 12 अंत की 6, 12 6 18 हो गई, बची कितनी संख्या है 5। अगर आप इस पूरे टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दें तो आपको उन बची हुई 5 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा या नहीं, बस उसी में 5 से डिवाइड कर देना है और उसका औसत आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। देख लेते हैं, 6 और 1 7,
9 8 17, 4 2 6 और 1 7, माइनस कर दीजिए 1035 में से 770 वो 777, 8 यहां पर 15 का जो बना 7 5 12 और 9 में से 7 गया 2, 258/5, 5 25, 5 एकम 5 3 8, 5 छिक्का 30, 51.6, यही आपका आंसर बन जाएगा 51.6। सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा था, बस जो हमें कंडीशन दी गई थी बस उसको अप्लाई करना था और उसी कंडीशन के साथ हमारा आंसर निकल आता, कोई भी अलग से काम नहीं करना था। देखते हैं अपनी अगली कंडीशन क्या दी गई। कहा गया एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, अंत में उसने 30% छूट पर सामान बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। एक बात समझिए, आपको यदि सीपी 100 होता, 25% अधिक मूल्य अंकित किया तो मार्क प्राइस 125 होता। अब अंत में उसने 30% की छूट पर सामान बेचा, तो 30% छूट पर जब वो सामान बेच रहा है तो सीधी सी बात है इसका 70% आप निकाल सकते हैं। भाई अगर इसका आप 70% निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा हमें वो डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और नहीं तो आप फिर 30% इसका निकालें और फिर इसमें से माइनस कर दें। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो इसका डायरेक्ट 70% निकाल दें, वो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा क्योंकि 30% की छूट है तो 30% निकल जाएगा 100 में से, तो बचेगा कितना 70, तो या तो आप इसका सीधे 70% निकाल दें और या फिर 30% निकाल के इसमें से माइनस कर दें। तो सीधा सीधा 70% आप निकाल दीजिए तो कितना बन जाएगा, एक तो ये हटाई दो सीधा सीधा, तो 7 पना 35, 7 दूनी 14 3, 14 3 17, और 17 का मतलब हो गया 7 एकम 7 और 1 8, 87.5। सीधी सीधी हमें वैल्यू मिल गई कि इसका सेलिंग प्राइस है 87.5। अब पूछा ये गया उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, और क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। सीपी था 100, सेलिंग प्राइस है इतना 87.5, कम है या ज्यादा, तो दिखाई दे रहा है कि क्या हो रही है, हानि। कितना कम है 12.5, और 12.5 कम होने का मतलब है कि 100 पर अगर चेक करें 12.5 100 का कितने परसेंट है, तो 12.5% ही है। मीन्स आपका डी वाला आंसर हो जाए 12.5% का लॉस। आपको सीधी सीधी कंडीशन दी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है 125 है, 30% की छूट दी गई तो इसका 70% आपका सेलिंग प्राइस, सीधी सी बात है। बस पूछा ये गया था बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि है, तो हमें दिख रहा था 12.5% की हानि। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। दिया गया आपको 65 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं इस तरह का, और ये पूछा भी बहुत ज्यादा बार गया है, तो एक तरह से आप मान के चलें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब बार बार कोई चीज पूछी जा रही है 5-10 साल से लगातार उसके सभी सेट्स में अगर ये देखा जा रहा है, लगभग हर एक क्वेश्चन हर एक सीरीज में मिल रहा है, तो मतलब समझ सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक बात मान लो कि एक का एसपी 1 रुपए है, तो 62 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपए, क्योंकि ये 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 62 का जो सीपी है वो 50 रुपए हो गया। अब एक बात समझिए कि आपने 50 रुपए में 62 पुस्तकें खरीद ली, तो बेचेंगे भी 62 ही, और एक का एक विक्रय मूल्य है तो 62 का कितना हो जाएगा 62 रुपए। टोटल कितना लाभ दिख रहा है 12, कितने परसेंट हो गया प्रॉफिट परसेंट, तो सीधी सी बात है 50 दूनी 100 मीन्स 24%,
लाभ है, ये रहा 24। मीन्स आपका ए वाला जो आंसर है वही सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 52, 68 और 116 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको यह ना दिया गया हो कि रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पहली बार ही इस तरह की सीरीज में देखने को मिल रहा है कि जब भी आपको रिमाइंडर गिवन ना हो और कह दिया जाए कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, केवल नंबर्स दे दी गई कि 52, 68 और 116 है, इसमें भाग देना है बड़ी से बड़ी संख्या का जिससे समान शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या में से, या सबसे बड़ी ना कहो, बड़ी वाली संख्याओं में से छोटी वाली को घटा देना। मींस कहने का कंडीशन ये है कि 116 सबसे बड़ी है, इसमें से 68 माइनस हो सकता है, 116 में से 52 भी माइनस हो सकता है, और 68 में से 52 माइनस हो सकता है। बस यही तीन तो माइनस कंडीशन बनती हुई दिख रही है आपको। जो बड़ी नंबर्स हैं उनमें से छोटी को घटाना, तो 116 में से एक तो कंडीशन ये बन जाएगी कि 116 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और एक कंडीशन ये बन जाएगी कि 68 में से 52 माइनस हो जाएगी। बस इन्हीं को माइनस कर देना। देख लो कितना बन रहा है। तो 8 बचा यहां पे, और 8 का मतलब हो गया 8 8 16, और ये बचा आपका कितना 10, 10 में से 6 गया 4, यहां पे घटा दो तो ये 4 बचा, और 11 में से 5 गया 6, ये घटा दीजिए तो ये कितना बचा 6 और 1, 16, 64, 48। बस क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए समझ लीजिए ये सबसे बेहतर तरीका, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं इसका। केवल आपने बड़ी संख्याओं में से छोटी को माइनस करना है, और जो भी आपको मिल रहा है बस इसका एचसीएफ जो होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। और ध्यान दो 48, 64 और 16 तीनों का एचसीएफ आपका आपके सामने ही लिखा हुआ है। 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64। आंसर कितना हो जाएगा 16। तो क्या करना था इसमें, कितना टफ कंडीशन थी आप लोग खुद भी देख चुके होंगे कि इतनी टफ कंडीशन थी, इसमें क्या करना था। हालांकि पहली बार ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला इतनी सीरीज में, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कह दिया जाए केवल कि समान शेषफल प्राप्त है, ना तो शेषफल दिया ना कुछ और दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे बड़ी में से छोटी को माइनस करिए। जितने भी आपको बन रहे हैं, ये जितने भी संभावित कैलकुलेशन बन सकती थी वो तीनों थी, तीनों देख ले, इनका एचसीएफ ले लो, बस वही आपका आंसर बन जाए। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई। कहा गया एक सेल्समैन एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदा होता और इसे 69 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात समझिए, आपको दिया गया कि यदि सीपी होता 100, ठीक है, 24% के लाभ पर बेचता, प्रॉफिट परसेंट 24 है, दैट मीन्स एसपी कितना होना चाहिए था 124 होना चाहिए था। अब कहा यह गया कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, मीन्स जो सीपी है वो कहा गया आपसे उसने 88 में खरीदा होता और 69 रुपए कम में बेचा होता, मीन्स ये 69 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, ये 124 में माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 124 इमेजिनरी है, आपने 100 माना था वहां से 124 मिला था, लेकिन ये जो 69 है ये एकदम परफेक्ट है, ये दिया गया है, तो उसे 20% का लाभ होता है। एक बात समझिए, यहां पे उसका जो प्रॉफिट है वो 20% है,
अगर सीपी 88 है, प्रॉफिट 20% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से हम लोग एसपी निकाल सकते थे इस सीपी के लिए, जो अभी 12% कम होने के बाद जो सीपी मिला है, इसके लिए 20% प्रॉफिट पर हम एसपी फाइंड कर सकते थे। क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि यहां से हमें दोनों एसपी मिल जाएंगे, 20% प्रॉफिट वाला भी और 24% प्रॉफिट वाला भी, और दोनों एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 69 रुपए का। तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, सीधा सीधा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, 120 का मतलब हो गया सीधा सीधा 12 से कर दो, 12 अट्ठे, जो नया एसपी है वो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, और 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105, 9 6 15, और यहां पे लगा दिया आपने दशमलव। बस इन दोनों एसपी का जो डिफरेंस है वही आपको दिया गया था, कितना, 69 रुपीज। अब बस इन दोनों एसपी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको निकाल देना है, और वही आपका आंसर बन जाएगा। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस बनता हुआ दिख रहा है आपको सीधा सीधा। अगर आप यहां पर 0 कर दें तो सीधी सी बात है 4 तो ये बनना ही बनना है, और 4 का मतलब 23, 23 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया 18, 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमें पता चल गया इन दोनों एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18.4, और एग्जैक्टली ये डिफरेंस हमें दिया गया 69 रुपए के बराबर। पूछा क्या गया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो सीधी सी बात है 100 की वैल्यू कितनी हो जानी थी, 69/184, इसको एक जीरो बढ़ा दो, डेसिमल हटा दिया 100। किसी से कटते हुए दिख रहे हैं, 23 से कटता हुआ दिख रहा है, 23 दिया 69, और 23 अट्ठे 184 होता ही है, 3000/8। बस इसी को कैलकुलेट कर देना था। 3000/8 का मतलब हो गया कि 8 तिया 24, और यही बनता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि केवल और केवल 375 ही बन सकता है, 3 से 1 की शुरुआत है और यही कट रहा है। फिर भी आप पूरा कैलकुलेट करके देख लें, 8 तिया 24, 36, 8 सत्ते 56, 4 8 5 40, बिल्कुल सही है। तो सीधी सी कंडीशन थी, हमने केवल और केवल इसीलिए इसको इस तरह से किया था कि यहां पर भी एसपी कैलकुलेट कर दिया। अदरवाइज फिर दूसरा तरीका वही बचता था कि आप एक्स माने, एक्स के बाद जाकर कैलकुलेट करें। तो बेहतर कंडीशन थी कि यहीं पर सीधा सीधा पूरी कैलकुलेशन कर दो, जो भी कैलकुलेशन है वो यहीं पर है। और ये तो केवल लिख दिया गया, बेसिक कैलकुलेशन तो यहीं पर खत्म हो गई थी, जहां आपने ये 23 से काट लिए थे, 23 दिया 69 और 23 अट्ठे 184, यहीं पर पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई थी। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को क्या दी गई। यही आखिरी कंडीशन थी। मिलते हैं एक नई कंडीशन में या नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।